नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं एक रिपोर्ट के बारे में जो यह बताती है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से वैश्विक स्तर पर किसी देश के बारे में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर जो अवसंरचना है उसमें लगातार क्षति देखी जा रही है या उसका नुकसान देखा जा रहा है। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है, इससे संबंधित बातों को समझेंगे। उससे पहले एक जरूरी सूचना देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें, बीपीएससी के लिए एक बैच शुरू किया जा रहा है। यह 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा। आप ये बात करेंगे कि इसकी फ़ी कितनी है, तो फ़ी 25,000 रखी गई है। अगर आप एक बार देने में सक्षम नहीं हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो 3 समान किस्तों में आप ईएमआई के तहत दे सकते हैं। अब बात आती है कि इस कोर्स में क्या-क्या बातें शामिल हैं। तो 500 से अधिक घंटों की इसमें कक्षाएँ होंगी। वैधता जो होगी, कोर्स जब से शुरू होगा उससे लेकर के 1 वर्ष तक की वैधता होगी। असीमित बार देखने की भी सुविधा होगी। साथ ही साथ प्रतिदिन 2 कक्षाएँ आयोजित की जाएँगी। नियमित क्लास टेस्ट भी होगा, जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उस पर आधारित क्लास टेस्ट भी होगा। साथ ही साथ जो विषय या खंड की बात करें, सभी विषय और खंड के क्लास नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करवाए जाएँगे ताकि आपके पास एक ठोस मटेरियल रहे, जब आप चाहें उसको रिवाइज़ कर सकें और हमेशा के लिए आपके पास वो रहे। ठीक है। फिलहाल इससे संबंधित बातों को समझने के साथ-साथ ये देख लीजिए कि एक जो नंबर है, जिस पर आप कॉल करके अपनी जो भी जिज्ञासाएँ हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप यहाँ पर अपना डिटेल मैसेज कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ से कॉल आपको खुद ब खुद चला जाएगा। आप sanskritIAS.com पर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। अब बात आती है कि ये कहाँ पर प्रकाशित हुआ है, तो द हिंदू में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और इस रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं। अब इन बातों को समझने के साथ, देखने के साथ अब बात आती है कि दरअसल कहा क्या गया है। तो संक्षेप में जो सीडीआरआई रिपोर्ट जारी की गई है, इस यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो ये कहा गया है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है या जलवायु घटनाएं, उन घटनाओं से बुनियादी ढांचे को वार्षिक 300 अरब डॉलर, यूएस डॉलर की बात की जा रही है, का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर केवल आर्थिक और भौतिक अवसंरचनाओं के बारे में बात की गई है, कितना नुकसान हो रहा है। सवाल ये है कि इस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो क्या कोई और अवसंरचना होती है? तो दरअसल अवसंरचना 2 प्रकार की होती है, एक आर्थिक अवसंरचना, एक सामाजिक अवसंरचना। तो आर्थिक अवसंरचनाओं में वो अवसंरचना जो आपको दिखाई देता है, आप परिवहन की बात कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर। परिवहन से संबंधित जितनी भी अवसंरचना है, उनको आप आर्थिक अवसंरचना में शामिल करते हैं। जब सामाजिक अवसंरचना की बात आती है, तो उसमें आप शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास इसको शामिल कर सकते हैं। बहरहाल इसमें ये कहा गया है कि ओवरऑल जो अवसंरचना निर्माण है या जलवायु परिवर्तन से अवसंरचना को क्षति पहुंच रही है, वो किन-किन क्षेत्रों में और कितना। तो अभी के लिए इतना बताया गया है, लेकिन इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी मात्रा ज़्यादा हो सकती है और ज़्यादा क्यों हो सकती है और कहाँ पर हो सकती है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष कुछ इस प्रकार हैं कि जलवायु प्रभावों के कारण जो नुकसान हुआ है, वैश्विक बुनियादी ढांचे में वार्षिक ये बताया गया है कितना नुकसान हुआ है। वास्तविक नुकसान के आंकड़े ये बताते हैं कि अगर सभी को सामाजिक क्षेत्र पर भी जो नुकसान हुआ है या सामाजिक अवसंरचना का नुकसान हुआ है, उसको अगर शामिल कर लिया जाए, तो इस इतने से इतने के मध्य ये हो सकता है। दूसरी बात, वित्तीय वर्ष इसके लिए बात की गई है और ये कहा गया है कि ग्लोबल जो जीडीपी है, वैश्विक जीडीपी, एक होती है देश की जीडीपी और पूरे ग्लोबल जीडीपी यानी कि वैश्विक जीडीपी की बात करें, तो उसकी वृद्धि का 7वां हिस्सा ये नुकसान में चला गया है। नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि जलवायु परिवर्तन हुआ है और जलवायु परिवर्तन की वजह से प्राकृतिक आपदाओं की न केवल तीव्रता बढ़ी है, बल्कि बारंबारता भी बढ़ी है। इस वजह से ये समस्या देखने को मिल रही है। तो सर्वाधिक नुकसान किन-किन देशों को हुआ है, किन-किन क्षेत्रों को हुआ है? तो अगर देशों की बात करें, तो विश्व में ये कहा गया है कि निम्न और मध्यम आय वाले जो देश हैं, उन देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान से बहुमुखी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। अब बहुमुखी चुनौतियों का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो बहुमुखी चुनौतियों का मतलब ये है कि केवल एक क्षेत्र में नहीं हुआ है। जैसे बुनियादी ढांचे की कमी, देशों के पास बुनियादी ढांचे की पहले से कमी है।
अर्थात अवसंरचना विकास आधारिक संरचना भी आप कह सकते हैं, पहले से कमी है। और ऐसी स्थिति में अगर प्राकृतिक आपदा आती है या जलवायु परिवर्तन की वजह से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या आपदाएं आती हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं, तो इनको नुकसान हो रहा है। एक तो कमी है, ऊपर से नुकसान हो जा रहा है। जैसे सामाजिक कह सकते हैं, आर्थिक विकास, इन सभी क्षेत्रों में नुकसान होता है और इससे सामाजिक विकास ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास भी बाधित होता है। अब थोड़ा सा हम ये समझ लें कि हम आधारिक संरचना की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आधारिक संरचना, इसका मतलब क्या होता है? तो ऐसी संरचना जो आर्थिक इकाइयां, यहां पर आर्थिक इकाइयों की बात कर सकते हैं, ठीक है। आर्थिक इकाइयां उन सभी आर्थिक इकाइयों के लिए आधार का काम करती हैं, वो सभी आधारिक संरचना है। आप इंग्लिश में उसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, आधारभूत संरचना कहते हैं, आधारिक संरचना कहते हैं। तो अलग अलग नाम, बस बातें वही हैं, अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर आधारिक संरचना को नुकसान हो रहा है। जैसे एक आर्थिक इकाई है, उस आर्थिक इकाई का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में अवसंरचना विकास कितना हुआ है। एक छोटे से शहर में एक कंपनी है, एक छोटी सी कंपनी है, वहां पर कार्य कर रही है, वहां लोकल जितनी उसकी आवश्यकता है उसके द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट की वो पूर्ति कर रहा है, ठीक बात है। लेकिन अगर उस कस्बे में स्थित कंपनी या फैक्ट्री की कनेक्टिविटी किसी बड़े शहर से हो जाए तो उसके ग्राहकों का दायरा बढ़ सकता है। कनेक्टिविटी बेहतर कैसे होगी? जब संरचना होगी, आधारिक संरचना होगी। जैसे सड़क, आप परिवहन के साधन कह लीजिए, परिवहन के साधनों में सब कुछ आ गया। चाहे आप रेलवे की बात कर लीजिए, वायु मार्ग की बात कर लीजिए, जल मार्ग की बात कर लीजिए या सड़क मार्ग की बात कर लीजिए, तो उसका दायरा बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी पहुंच वहां तक हो जाएगी। तो यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का काम करता है, उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है। अगर ऐसे कहें तो ये गलत नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ये हम कह रहे हैं कि ऐसी संरचना जो आर्थिक इकाइयों के आधार का काम करती है उसे आधारिक संरचना कहते हैं। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि बुनियादी ढांचे की कमी, इसी को बुनियादी ढांचे भी कहा जाता है। तो बुनियादी क्योंकि इसी की जो आर्थिक इकाइयां हैं उनके विकास की ये बुनियाद है। यहाँ पर कहा गया है कि बहुमुखी नुकसान हो रहा है। कैसे? बुनियादी ढांचे की कमी है और कमी होने की वजह से अगर ये वृद्धि होती और ये पर्याप्त मात्रा में होता तो सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित होता। तो पहले कमी है और कमी होने की वजह से सामाजिक आर्थिक विकास बाधित हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो आपदाएं आ रही हैं उससे ये नुकसान हो रहा है, तो ये बाधित हो रहा है। अगली बात, बुनियादी ढांचे की खराब गुणवत्ता भी एक समस्या है। मान लीजिए सड़कें हों लेकिन अच्छी सड़कें ना हो जिससे आपका जो परिवहन है उसको रफ्तार दिया जा सकता है। तो यहाँ भारत में क्या स्थिति है? बुनियादी ढांचे हैं लेकिन खराब गुणवत्ता है। तो एक तो ये ढांचे की कमी है, नुकसान हो जा रहा है, और जो हैं वो खराब गुणवत्ता वाले हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, तो उससे और ज़्यादा नुकसान होता है, संपत्ति की हानि होती है, सेवाओं में व्यवधान होता है। ए से लेकर के अगर बी तक आपको पहुंचना है तो जो परिवहन के साधन है इसकी सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न होता है अगर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या जलवायु परिवर्तन की वजह से ये समस्याएं हो रही हैं। तो ये बताया जा रहा है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि तकनीकी परिवर्तन से भी लगातार चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, लगातार तकनीकी परिवर्तन हो रहा है, नवीन टेक्नोलॉजी आ रही है और अभी हम परंपरागत टेक्नोलॉजी पर ही चल रहे हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे देश में गुणवत्ता की कमी है और संरचना की कमी नहीं है। तो कैसे कैसे आप समझ सकते हैं? हमारे पास मोबाइल है लेकिन अभी हम कौन से जनरेशन में चल रहे हैं? अभी हम 5th यानी कि 5G टेक्नोलॉजी पर अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन अन्य देशों में 6G टेक्नोलॉजी तक आ चुकी है। और ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि हमारे पास सुविधा तो है लेकिन उसकी गुणवत्ता खराब है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे पास इंटरनेट है लेकिन इंटरनेट की स्पीड कम है जिसकी वजह से हमारी सेवाएं प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पर खराब गुणवत्ता, तकनीकी परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियां। कुल जो वैश्विक औसत हानि बताया गया है वो कहा गया है कि 30% भूवैज्ञानिक क्षति देखी गई है, 70% जलवायु क्षति देखी गई है। तो जो जलवायु परिवर्तन की वजह से अवसंरचनाओं को नुकसान होता है, तो केवल जलवायु परिवर्तन की वजह से अवसंरचना को नुकसान नहीं होता है,
एक बार जलवायु परिवर्तन हुआ, उस जलवायु परिवर्तन की वजह से प्राकृतिक आपदाएं आई, आपदाओं ने जो अवसंरचना है उसको नुकसान पहुंचाया, और दोबारा यही जो जलवायु परिवर्तन की वजह से प्राकृतिक आपदाएं आई हैं या मानव जनित आपदाएं आई हैं, उन आपदाओं ने जलवायु परिवर्तन को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो एक संदर्भ में यह जलवायु परिवर्तन का कारण भी है और दूसरे संदर्भ में आप ये भी कह सकते हैं कि उसका परिणाम भी है और उसको बढ़ाने का भी काम कर रहा है। तो ये बातें हमने समझ लिया कि जलवायु परिवर्तन से औसत हानि में वृद्धि संभव है। ये बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें यहाँ पर कही गई है कि औसत हानि में देशों की संभावित जो हिस्सेदारी है उसमें क्या क्या बातें देखने को मिल रही है। तो उच्च आय वाले देश, इसमें 11% की हानि हुई है। मध्यम आय वाले देशों में कहा गया है कि 12 से लेकर के 22% तक की हानि की संभावना है। कम जो आय वाले देश हैं वहां पर 33% की संभावना देखी जा रही है। अब इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि जिस देश के पास जितने संसाधन हैं वो उसके प्रति अपनी प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करने में सक्षम है। जिन देशों के पास पहले ही संसाधन कम हैं, वो देश इनके प्रति अपनी प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करने में सक्षम नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे देशों में, जैसे मध्यम आय वाले देश, कम आय वाले देश, यहाँ पर नुकसान की मात्रा या तीव्रता भी आप कह सकते हैं ज्यादा होगी। निष्कर्ष ये है कि सर्वाधिक प्रभाव कहाँ कहाँ पर देखा जा रहा है। तो बुनियादी ढांचे की कमी वाले देशों में, जैसे भारत की बात कर लीजिए, जो अफ्रीकी देश हैं उनकी बात कर लीजिए, लैटिन अमेरिकी देश हैं उनकी बात कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही समस्या है और उन समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ाने का ये काम कर रहा है। साथ ही यहाँ पर बुनियादी ढांचा कमजोर प्रशासन वाले देश, अर्थात बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में जो कमजोर प्रशासन है, उन देशों में कमजोर जो वित्तीय क्षमता वाले देश हैं, जो अवसंरचना विकास के लिए फंड नहीं कर सकते, वित्तीय व्यवस्था उनकी मजबूत नहीं है, उन देशों में सीमित जो निजी निवेश वाले देश हैं, जैसे कई ऐसे देश हैं जहां पर जो निजी निवेशक हैं निवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रिटर्न हमें देर से मिलेगा या जल्दी नहीं मिलेगा। संभावना इस बात की भी है कि जो रिटर्न है वो ना मिले। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सर्वाधिक खतरा वाले देश कौन कौन से हैं। तो उप सहारा अफ्रीका और पश्चिम एशिया के देश हैं जहां पर समस्याएं देखी जा रही है। अन्य निष्कर्ष की बात करें तो जलवायु परियोजनाओं को अधिक नुकसान पहुंच रहा है। जलवायु, यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाओं की बात की जा रही है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे बांध, वह भी एक अवसंरचना है। तो वो अवसंरचना जल विद्युत उत्पादन का कार्य करता है। हमने बांध बनाया, नदी के जल को रोका और जल को रोक करके हम एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित स्थान से हमने उस पानी को निकाला और उस पानी की धारा से और उसमें निहित फोर्स के माध्यम से हमने टरबाइन को घुमाया और उस टरबाइन से हमने बिजली बना ली। तो उन देशों में यदि अगर जिनकी निर्भरता सबसे ज़्यादा जल विद्युत परियोजनाओं पर है, तो जो अवसंरचना है उनको नुकसान पहुंचेगा, अर्थात बांधों को नुकसान पहुंचेगा। और उन देशों में सबसे ज़्यादा हो रहा है जिनकी निर्भरता ऊर्जा के क्षेत्र में, इनकी निर्भरता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में है। तो ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। साथ ही साथ भारत के लिए CDRI का महत्व क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है कि CDRI के बारे में समझ लें। तो कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर इसको इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी इसका मतलब है आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु एक गठबंधन। अब गठबंधन ये क्या है? तो यह एक वैश्विक साझेदारी है। वैश्विक साझेदारी का मतलब कि कोई एक देश इसमें नहीं है, इसमें संगठन भी हैं, देश भी हैं, NGO भी हैं। अर्थात देश का मतलब सरकारें हैं, तो सरकारें भी हैं और जो यूनाइटेड नेशन के तहत जो एजेंसियां हैं और उनके कार्यक्रम जो इस दिशा में कार्य करते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। बहुपक्षीय विकास बैंक भी शामिल है क्योंकि फंडिंग से संबंधित मामला आ जाता है। साथ ही जो वित्त पोषण तंत्र है वो भी शामिल है। निजी क्षेत्र भी इसमें शामिल है क्योंकि अवसंरचना विकास में वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं BOT, बुल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। शैक्षणिक और अनुसंधान जो संस्थान हैं वो भी शामिल हैं जो इस क्षेत्र में अध्ययन करते हैं। अब बात आती है कि इसे लॉन्च कब किया गया था या इसकी स्थापना कब की गई। तो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन हुआ था और उस दौरान वर्ष 2019 में इसकी स्थापना हुई थी।
अब विशेष बात यह है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद भारत की दूसरी महत्वपूर्ण पहल है, जो न केवल भारत के जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है, बल्कि आपदा प्रतिरोधी मुद्दों पर उसके वैश्विक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। अब बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो जलवायु परिवर्तन और जो आपदा जोखिम है, उनके लिए एक अवसंरचना प्रणालियों का विकास करना, लचीलापन उसमें लाना और उसको बढ़ावा देना, सतत विकास को सुनिश्चित करना। अब जब सतत विकास की बात आ रही है, तो इससे सतत विकास को हम कैसे कह सकते हैं? तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आप एसडीजी संख्या 9 है, उसको आप देखेंगे तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तब जाकर के आर्थिक विकास होगा, आर्थिक समृद्धि होगी, आर्थिक विकास होगा। और जब ये स्थिति किसी भी देश में देखी जाएगी, तो समावेशी विकास के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में ये पहल देखने को मिलेगा और उसके माध्यम से हम एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इन बातों को आपने समझ लिया। इन बातों को समझने के बाद भारत के लिए सीडीआर का महत्व क्या है, अब समझ लेते हैं। तो यह जो मैंने कहा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूरक है, भारत की सॉफ्ट पावर में वृद्धि करता है। सॉफ्ट पावर में वृद्धि कैसे करता है? तो आप 3 तरह की जो पॉलिसी हैं, उनको आप समझते हैं। एक होता है हार्ड पावर पॉलिसी, एक होता है सॉफ्ट पावर पॉलिसी और एक होता है स्मार्ट पावर पॉलिसी। तो हार्ड पावर का मतलब आप अपने सैन्य जो सैन्य क्षमता है, हथियार हैं, उनको आप प्रदर्शित करते हैं और उसके माध्यम से अपनी पॉलिसी निर्धारित करते हैं, देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हैं। जब सॉफ्ट पावर की बात आती है, तो जो आपके बौद्धिक विचार हैं, धार्मिक जो मान्यताएं हैं, किसी देश के साथ आप उसे जोड़ करके और उन देशों में अपनी पैठ बना करके या मानवीय सहायता के द्वारा उन देशों को अपने साथ लाते हैं और उनकी पॉलिसी को प्रभावित करते हैं अपने पक्ष में। अब स्मार्ट पावर का मतलब ये है कि इन दोनों को, अर्थात सॉफ्ट सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को मिला करके जहां ज़रूरत पड़े, हमने सॉफ्ट पावर पॉलिसी का इस्तेमाल किया। जहां पर हमारी ज़रूरत हुई, हमने सॉफ्ट के अलावा हार्ड पावर का इस्तेमाल किया। दोनों का सम्मिलित रूप है स्मार्ट पावर पॉलिसी और इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा ये प्रचलित है। लेकिन भारत जो है वो सॉफ्ट पावर पॉलिसी के लिए जाना जाता है और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, उसे कहा जाता है बौद्ध धर्म। अब बात आती है आपदा जोखिम में कमी। तो जब हमने ये कहा कि जो ये सीडीआरआई है, इससे हमारी सॉफ्ट पावर में वृद्धि होती है, तो हम देशों के प्रति, विश्व के प्रति और पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शा रहे हैं कि दरअसल इसको, जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में भारत न केवल बातें करता है, बल्कि भारत उसको लेकर के प्रतिबद्ध भी है और उसका प्रमाण सीडीआरआई है। ठीक है? अब जो एसडीजी है और उसके साथ-साथ जलवायु समझौते के मध्य तालमेल बिठाने की बात करता है। यहाँ पर देखिए, ये कहा गया है 9वें नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जब हम इसको कम कर लेंगे, अर्थात जो जलवायु परिवर्तन की समस्याएँ हैं, उनको कम कर लेंगे, जो हमारा अवसंरचना विकास है, उसे मजबूत कर लेंगे, तो इसके माध्यम से जो इसमें कहा गया है कि नो पॉवर्टी, इसको हम गेन कर सकते हैं, ज़ीरो हंगर, इसको हम गेन कर सकते हैं और बाकी अन्य क्षेत्रों में भी हम प्रयास कर सकते हैं। तो इन बातों को आपने समझा और इसके माध्यम से टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही वैश्विक नेता की भूमिका में भारत को एक मंच भी मिल रहा है, अर्थात यह मंच जो सीडीआरआई का मंच है, इस मंच से भारत जलवायु कार्रवाई जो और आपदा लचीलापन है, उसके प्रति अपनी बातों को रख सकता है और अपनी प्रतिबद्धता को दर्शा सकता है। तो ये बातें भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ-साथ अब ये कहा जा रहा है कि भारत के समर्थन को सुविधाजनक बनाने की कोशिश करता है। बात करता है कैसे? तो जो तृतीय दुनिया के देश हैं, आप अफ्रीका की बात कर लीजिए, विकास अभी वहाँ पर उस लेवल का नहीं है, निम्न आय वाले देश हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो आवाज़ है, अर्थात जलवायु परिवर्तन के प्रति विकास को लेकर के भारत उठाता है। एशिया की बात करें तो अधिकांश देश ऐसे हैं जो निम्न आय वाले देश हैं। तो उन अन्य देशों के साथ-साथ अफ्रीका, एशिया और अन्य लचीले बुनियादी ढांचे वाले देशों के साथ तालमेल बिठाता है और समर्थन के लिए सुविधाजनक स्थिति उत्पन्न होती है भारत के समर्थन के लिए, क्योंकि इस मंच पर इन देशों का समर्थन भारत को प्राप्त होगा।
साथ ही विदेशों में विस्तार की बात करें तो भारतीय बुनियादी ढांचे और जो प्रौद्योगिकी फर्म हैं उनका विस्तार होगा। इंफ्रा डेवलपर्स जो हैं उनके ज्ञान तक पहुंच प्रदान करने में भी सुविधाजनक होगी या सुविधा होगी, जैसे प्रौद्योगिकी या क्षमता विकास इन सभी क्षेत्रों में। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि वैश्विक बुनियादी ढांचे की चुनौतियां क्या हैं, तो चुनौतियां ये हैं, एक बुनियादी ढांचे हैं लेकिन पुराने हैं, फंडिंग की गैप्स हैं अर्थात फंडिंग उनको नहीं हो पा रही है जिससे कि बुनियादी ढांचे का विकास किया जा सके। जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहा है, जो अवसंरचना हम डेवलप कर रहे हैं वो अवसंरचना कई बार इसकी वजह से टूट जा रही है, खराब हो जा रही है, उसको क्षति पहुंच रहा है। अगर आप इसे और समझना चाहते हैं तो इस समय आप करेंट में सर्च कर सकते हैं कि जो सिक्किम में बाढ़ आई है, बादल फटने की वजह से वो कितना बड़ा नुकसान वहां पर पहुंचा रहा है, चाहे सड़क अवसंरचना हो, किसी भी प्रकार की अवसंरचना की बात कर लीजिए। जनसंख्या वृद्धि भी हो रही है और लगातार शहरीकरण हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जनसंख्या वृद्धि होगी तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो शहरीकरण की मांग भी बढ़ रही है और मांग बढ़ रही है तो उस मांग के अकॉर्डिंग हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तकनीकी प्रगति हम नहीं कर पा रहे हैं, साइबर सुरक्षा के खतरे हमारे सामने मौजूद हैं, पर्यावरणीय स्थिरता की बात कर लें, संसाधनों की कमी है, साथ ही साथ विनियामक और अनुमति संबंधी चुनौतियां भी हैं। अगर अवसंरचना हम विकसित करना चाह रहे हैं तो किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे पर्यावरण को लेकर के अनुमति मिलना, या किसी यूनिट से, जैसे आप एनजीटी की बात कर लीजिए, उस मार्ग में अगर कोई जंगल आ रहा है, पेड़ पौधे आ रहे हैं तो उनको काटना, उनको लेकर के अनुमति इत्यादि इत्यादि बातें। राजनीतिक और भू राजनीतिक कारक भी यहाँ पर जिम्मेदार हैं, राजनीतिक शक्ति की कमी है और कई बार राजनीतिक प्रतिरोध और राजनीतिक खेल भी देखने को मिलता है, सामाजिक और सामुदायिक चिंताएं भी हैं, कौशल की भी कमी है और साथ ही साथ सीमा पार अवसंरचना है, ये भी समस्याएं देखी जा रही हैं। अब इन सभी बातों को समझने के साथ साथ जो सीडीआरआई की चुनौतियां हैं उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर वित्तीय बाधाएं हैं और वित्तीय बाधाएं अर्थात फंडिंग नहीं हो पाएगी तो कैसे हम करेंगे, विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस अकेले सरकार के बस की बात नहीं है, इसलिए निजी क्षेत्र, और निजी क्षेत्र अगर निवेश कर रहा है तो उसे फंड चाहिए और फंड के लिए हम वित्तीय संस्थानों पर निर्भर हैं जो उन्हें ऋण उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर यह भी बाधाएं हैं। महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता है जो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए सहयोग करें। साथ ही सीडीआरआई को आवश्यक धन जुटाने में भी चुनौतियां हो रही हैं, ये बातें हम देख चुके हैं। प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ता जोखिम जो लगातार बढ़ता जा रहा है, भूकंप, तूफान, बाढ़, सुनामी आदि, और जो सीडीआरआई है इनके प्रयासों के लिए इसकी वजह से लगातार चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं और लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं। तकनीकी और नवाचार जो आवश्यकताएं हैं उनकी बात कर लें तो आपदा रोधी जो बुनियादी ढांचे के डिज़ाइन की बात करें वो हम नहीं कर पा रहे हैं कि आपदा रोधी डिज़ाइन करें। जैसे भूकंप आया तो भूकंप रोधी हम बिल्डिंग बना लें और संरचना बना लें कि इस तरह की जो भी घटनाएं हैं उनको वो झेल सके, रोक सके। निर्माण और प्रबंधन हेतु नवीन प्रौद्योगिकियों की भी हमारे पास कमी है, ये भी एक चुनौती है। नियामक और नीति समन्वय की समस्या है, जैसे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो नियामक ढांचे हैं उनके मध्य सामंजस्य का अभाव है। नीतियों का समन्वय करना एक जटिल चुनौती हमारे सामने है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाया जाए और इसे आगे बढ़ाया जाए। सार्वजनिक जागरूकता की ज़रूरत है और सहभागिता की भी ज़रूरत है। किसके सहभागिता की? तो जनता के बीच जागरूकता और साथ ही साथ जो समुदाय हैं उन सभी समुदायों के बीच एक सहभागिता की ज़रूरत है ताकि इस विकास को आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही यहाँ पर एक और बात कही जा रही है, बहुहितधारक सहयोग की ज़रूरत है, जैसे सरकारों के मध्य जो एनजीओ हैं, गैर जो सरकारी संगठन हैं वो सहयोग करें, जो शिक्षाविद हैं इस क्षेत्र में सहयोग करें, साथ ही साथ जो निजी क्षेत्र हैं वो भी सहयोग करें, और साझेदारियों को बनाना और बनाए रखना इसके लिए एक चुनौती है कि साझेदारी बना लेना और उसे लंबे समय तक बनाए रखना ये चुनौती है। डेटा और सूचना साझा करना, मान लीजिए हमें अगर समय पर डेटा मिल जाता है आपदा से संबंधित, सटीक डेटा मिलता है कि ऐसा ही है, जैसे मैंने कल के सेशन में बताया था कि बादल फटने की जो घटनाएं होती हैं डॉपलर रडार के माध्यम से हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों में हम नहीं स्थापित कर सकते। अगर नहीं स्थापित कर सकते, अगर पड़ोसी देश उसमें मदद करें तो हमारे पास डेटा
उपलब्ध होगा, डेटा कैसा उपलब्ध होगा कि किस क्षेत्र में जल वाष्प की मात्रा, वायु में जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा है, तो उसके आधार पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में बारिश होने की संभावना ज़्यादा है या बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं। तो उसके प्रति हमारी प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाएगी। तो समय पर सटीक डेटा और उस तक पहुंच आवश्यक है। जो सीडीआरआई है उसके समक्ष ये भी चुनौती है। साथ ही साथ सीडीआरआई को विचार करने की आवश्यकता है कि समावेशिता और समानता कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे स्थापित किया जाए, चाहे आपदा लचीलापन प्रयास के क्षेत्र में सभी वर्गों को लाभ पहुंचाया जाए, कैसे पहुंचाया जाए। साथ ही साथ मौजूदा असमानताएं, जो असमानताएं सोसाइटी में देखने को मिल रही हैं, उन असमानताओं को हम कैसे कम करें। अब बात आ रही है आपदा प्रबंधन में सुधार हेतु विचार क्या है। तो जैसे जोखिम को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सामने जोखिम कौन कौन से हैं। जब हम उसको समझ लेंगे तो सरकारी योजनाओं के माध्यम से उनका समाधान कर सकते हैं, बजटीय आवंटन कर सकते हैं और इसके द्वारा हम अपनी क्षमता का भी विकास कर सकते हैं या क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बीमा उद्योगों का बेहतर विनियमन किया जाए। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कोई अवसंरचना विकसित किया और इस बात की संभावना है कि वो कभी आपदा का शिकार हो सकता है। तो जो इस तरह के बीमा उद्योग हैं, अगर ये उद्योग बीमा सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ, तो हमारी रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बीमा उद्योगों का बेहतर यहाँ पर उद्योग हैं, बेहतर विनियमन आवश्यक है, कानून और पर्यवेक्षण की आवश्यकता है, निवारक उपायों की उपयोगिता की आवश्यकता है और हमें पुनर्निर्माण में सुधार पर भी ध्यान देना होगा, तब जाकर के इस क्षेत्र में हम बेहतर ढंग से कार्य कर सकते हैं। तो ये बातें इससे संबंधित हम लोगों ने देख लिया। अब बात आती है कि क्या इससे संबंधित मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिल्कुल पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, यह प्रश्न पूछा गया है वर्ष 2021 में, यूपीएससी में पूछा गया है। अधिक तीव्र और समावेशी आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश आवश्यक है। यहाँ भारत के अनुभव के आलोक में चर्चा करें। तो ये मुख्य परीक्षा का प्रश्न है। इससे यह साबित होता है कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।